मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए हम अपनी चौपाल अलग अलग लोगों के पास लेकर जा रहे हैं। ये पहली बार है जब चुनाव में स्वास्थ्य भी एक मुद्दा बना है। केंद्र सरकार 5 लाख रुपए के आयुष्मान भारत योजना को अब जनता के बीच में लेके अपनी एक उपलब्धि के रूप में जा रही है। तो वहीं कांग्रेस सरकार और कमलनाथ का कहना है कि यदि उनकी सरकार बनती है तो वो 25 लाख रुपए का सभी का जन स्वास्थ्य बीमा कराएंगे। यानी अब सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है हमारे डॉक्टर्स। हम आज जबलपुर के आईएमए में आए हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में, और शहर के बड़े वरिष्ठ और ख्यातिलब्ध डॉक्टर हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करते हैं कि अगली चुनाव और अगली सरकार से ये क्या चाहते हैं, आखिर इनकी क्या परेशानियां हैं और ये क्या मानते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की जो सलाह होगी, अगर वो सरकार मानेगी तो स्वस्थ होगा भारत, स्वस्थ होगा मध्य प्रदेश और स्वस्थ होगी हमारी जनता। सबसे पहले हम पहुंचते हैं अमरेंद्र पांडे साहब के पास। डॉक्टर अमरेंद्र पांडे साहब, आप अपना परिचय दीजिए और बताइए कि जो आयुष्मान भारत है वो कैसी योजना है, क्या चल रही है, उसमें क्या परेशानियां हैं, और अगर 25 लाख रुपए की जो सरकार ने घोषणा की है, कांग्रेस यदि आती है तो उसमें क्या हो सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमरेंद्र पांडे, अध्यक्ष अस्पताल संघ और चर्म रोग संघ। देखिए, आयुष्मान भारत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की बहुत ही शानदार योजना है, बट उसमें पेमेंट सर टाइम पे नहीं होता है। 2-3 महीना अस्पतालों को रुकना पड़ता है। हम उस पेमेंट को डाइवर्ट कर देते हैं दूसरी योजनाओं में। लाडली बहना योजना बहुत अच्छी योजना है, बट आपको उसके लिए अलग ईयरमार्क करके रखना था बजट। अब हमारे अस्पतालों में पैसा टाइम पे नहीं पहुंचता है, टाइम पे उसका कन्वर्जन नहीं होता है, तो आपने 1000 रुपये दे के 5 लाख रुपए की स्कीम से गरीब मरीजों को वंचित रखा। दूसरी बात, हम आपको आयुष्मान भारत के उससे जब सरकार ने आयुष्मान भारत और सारे अस्पतालों इतने सारे अस्पतालों में सुविधा कर दी, तो झोला छाप के ऊपर हम लोगों का बहुत वो था। आईएमए ने उसके ऊपर एक केस भी किया। पहली बार इंडिया में वो केस रजिस्टर हुआ हाईकोर्ट में कि अगर आप झोला छाप डॉक्टरों पे अंकुश नहीं लगाओगे तो टीबी, कुष्ठ रोग, लेप्रेसी, इन बीमारियों को आप कंट्रोल करके रोक नहीं पाओगे। अंग्रेज ये बीमारी देखने बाहर से आएंगे क्योंकि पूरे विश्व में बीमारियां खत्म हो चुकी हैं, हमारा मजाक उड़ाएंगे। तो क्वैकरी के ऊपर भी अंकुश लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आखिरी बात, आयुष्मान जो हम लोग कर रहे हैं, हमको न्यूनतम दरों पे काम करना पड़ रहा है। जिस ऑपरेशन का मेरे को 2009 में 50,000 रुपए मिलता था, अभी 2023 में 20,000 रुपए मिल रहा है। बट जैसे एक सियाम मशीन की हम बात करें, उसकी कीमत 7 लाख थी, आज उसकी कीमत 23 लाख है। तो हमको उन दरों पे कोई इक्विपमेंट तो दिलाओ, जीएसटी तो छुड़वाओ, कुछ तो आप कंपनी से बात कराओ। एक तरफ आपने हमारे रेट घटा दिए, 1/4 कर दिए, और मशीन के रेट 4 गुना कर दिए। तो ताज होटल में आप 5 रुपए की चाय पिलवा रहे हो, कब तक चलेगा ऐसा? डॉक्टर साहब का कहना है कि जो आयुष्मान भारत के रेट हैं वो तो बहुत न्यूनतम है, लेकिन जो चिकित्सा के खर्च हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और ये बात मुझे ऐसा लगता है कि जनता मानने तैयार नहीं होती। देखिए, जनता मानने इसलिए तैयार होती नहीं होती की बात नहीं, क्योंकि जो टीपीए के आप पैकेजेस देखिए, वो भी टीपीए वाले तो कॉर्पोरेट्स हैं, वो तो बिल्कुल तेल निकाल के पैकेजेस बनाते हैं। उनके पैकेजेस 4-4 गुना है आयुष्मान से, वो छोड़ दीजिए। सीजीएचएस के पैकेजेस देखिए, वो दुगना तुगना है कई जगह पे आयुष्मान भारत से। तो मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं आप पैकेजेस को कंपेयर। और एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, एक छोटी सी बात बताता हूं, जैसे कोलेसेक्टमी है, मतलब गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली के पथरी का रिमूवल, वो आयुष्मान भारत में 20,000 का रेट है। कॉर्पोरेट अस्पताल में 5 लाख रुपए लगता है, और 1 से 1.5 लाख रुपए नॉर्मल किसी भी अस्पताल में। तो 20,000, 1.5 लाख, 5 लाख, आप खुद कंपेयर कर लीजिए उसको। हमारे साथ डॉक्टर चौधरी साहब हैं। चौधरी साहब, आपका क्या, अभी आप कुछ चर्चा में कुछ बता रहे थे कि आयुष्मान भारत में नेत्र रोग नहीं है। जी, मैं डॉक्टर ब्रजेश चौधरी, मैं आँखों का डॉक्टर हूँ और सेक्रेटरी जबलपुर ऑप्थेल्मिक सोसाइटी का हूँ। देखिए, क्या होता है, कोई भी इलाज जो है कॉम्प्रिहेंसिव होता है, हर तरह से उसको मरीजों को देना पड़ता है। कैटरेक्ट ऑपरेशन को कई जगह इन्होंने लागू किया है, लेकिन आयुष्मान से बाहर कर दिया है। अब हर मरीज हर जगह नहीं पहुँच सकता। कई जगह आयुष्मान में क्या है कि हम लोग अस्पतालों में एक अच्छी सुविधा के साथ अच्छी जगह पे और अच्छे तरह का लेंस डाल करके एक उनको भरपूर इलाज देते हैं। ये चीज़ आप कैंप में कई बार नहीं कर पाते, और हर मरीज अफोर्ड नहीं कर सकता कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल या इस तरह के मेडिक्लेम टीपी हर किसी के पास वो नहीं है। तो आप अगर इलाज में एक एश्योरेंस नहीं दोगे, जैसे आपने फूड सिक्योरिटी दिया है, मुफ्त अनाज दे रहे हैं, शिक्षा के लिए आपने बहुत सारी चीज़ व्यवस्था की, स्वास्थ्य में आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसमें पूरी चीज़ें कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर कवर कर रहे हैं तो ढंग से करें, क्योंकि स्वास्थ्य का एश्योरेंस तो बहुत ज़रूरी है।
आंखों की बीमारी या इस तरह की कोई बीमारी में सरकार डॉक्टरों से अच्छे से संवाद अगर नहीं करे तो सिर्फ सरकार और उनके जो भी लॉबीज रहती हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग रहते हैं वो पॉलिसी बगैर हमसे पूछ के बनाते हैं, तो कई सारी चीज़ें वो छोड़ देते हैं या नहीं समझ पाता, या उनका जो खुद का परसेप्शन रहता है या और भी कोई मंशा रहती है या कोई दबाव रहता है उन पे, उसके हिसाब से दूसरा वो फाइनेंशियल भी देखते हैं, तो उसमें इलाज अधूरा रह जाता है या हम पूरे तरह से नहीं कर पाते हैं, और उस वहाँ पे हम अपने आप को गिल्टी महसूस करते हैं कि हम पूरा देना चाहते हैं लेकिन इतने सारे रिस्ट्रिक्शन सरकार कर रही है तो फिर हम पूरा नहीं दे पाते। डॉक्टर साहब, आपने या आपके एसोसिएशन ने, मध्य प्रदेश के डॉक्टर्स ने सरकार से कभी कोई बात करने की कोशिश की कि आयुष्मान भारत में ये नेत्र चिकित्सा या ऑपरेशंस क्यों नहीं लिए गए, जबकि पूरे भारत में है? सर, हम इस बारे में आईएमए के थ्रू हमेशा सरकार के पास जाते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है वो हमारा लोकल ब्रांच, स्टेट ब्रांच से बात करके सरकार के पास जाता है, लेकिन सरकार जो है ना उसके पास बहुत सारी अपने दूसरी प्रायोरिटी का बहाना बना करके या चुनावी वादे करने के चक्कर में हमारे वादे नहीं समझ पाती। तो इसीलिए कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि आप बेसिक जो चीज़ है उस पर भी ध्यान दें। कहीं किसी को खुश करने के चक्कर में कोई दूसरा ज़रूरी चीज़ों को आप हटा देते हो और उससे फिर हम लोग ठगे से रह जाते हैं। जनता तो रहती है, हम भी ठगे से रहते हैं, हम कुछ करना चाह रहे हैं, आप करने नहीं दे रहे, ये विडम्बना है। इसी तरह बहुत सारे नेत्र कैंप लगते हैं और फिर इन्फेक्शंस होते हैं और बहुत सारे लोगों की आंखें जाती हैं, वो भी मुझे ऐसा लगता है कि इन सब के कारण हो सकते हैं। आप अपना परिचय दीजिए और बताइए कि अगली सरकार से आप क्या चाहते हैं। मैं डॉक्टर मोहसिन अंसारी, हड्डी रोग विशेषज्ञ, जॉइंट सेक्रेटरी आईएमए जबलपुर ब्रांच। मेरा सरकार से ये कहना है कि हड्डी रोग में ऐसा होता है कि यूजुअली आयुष्मान के पैकेजेस बहुत कम हैं, क्योंकि पेशेंट जब आता है तो वो उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि भाई ये पैकेज इतने का है तो हम आपको नहीं कर सकते, क्योंकि पेशेंट तो आ गया, वो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, हमें उसको करना है। चाहे अब वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट तो हमको उसको देना ही पड़ेगा, बट बेसिक इमरजेंसी जो फंड्स हैं वो हमको नहीं मिलते। चालू होता है जब हम पैकेज लगा देते हैं, तो हमारे लिए ये बेहतर होगा कि इमरजेंसी पैकेजेस भी आएँ और जो बेसिक पैकेजेस हैं उनमें भी सरकार इम्प्रोवाइजेशन करे। जो पैकेजेस कम हैं उनको बढ़ाए। अब ओल्ड एज पेशेंट है, उसकी सिर्फ हड्डी टूटी है, ऐसा हम नहीं मान सकते। ओल्ड एज पेशेंट है तो वो अपने साथ कई सारी चीज़ें लेके आएगा, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंसिव है और किडनी से संबंधित अगर उसको कोई बीमारी है तो वो ऑटोमेटिकली पैकेजेस बढ़ जाते हैं, लेकिन हम वहाँ हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते वहाँ। तो हमारी सरकार से यही वो है कि आगे चल के पैकेजेस को इम्प्रोवाइज़ करें, जिसमें हम अच्छे से काम करके लोड कम कर सकें। मेडिकल कॉलेजेस पे जो लोड है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हम बहुत अच्छी केयर दे सकते हैं अगर थोड़े पैकेजेस इम्प्रोवाइज हो जाएंगे तो। डॉक्टर साहब, बहुत बार हमने देखा है कि इस बात पे विवाद होता है कि डॉक्टर जो है वो ऑपरेशन के बाद पैसा मांग रहा है, क्योंकि प्लेट्स वगैरह कुछ अंतर होते हैं जो आप प्राइवेट में लगाते हैं और जो आयुष्मान की होती है। तो ये क्या मुद्दा है, क्यों उठता है ये बार बार? देखिए, मुद्दा ये नहीं है। यूजुअली क्या है, हम आयुष्मान के पैकेजेस के हिसाब से जो है हम एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले सकते, तो हमें जो पैकेज है उसी पैकेज में ही सब कुछ करना पड़ता है। अब हमको बेसिक तो इनकार करना पड़ेगा अगर कोई बोलता है कि हमको अदर प्लेट। देखिए, इम्प्लांट्स कई टाइप के आते हैं। जिस तरीके से आप गाड़ी ले रहे हैं, आप 800 भी चला सकते हैं, BMW भी चला सकते हैं। सिमिलरली हमारे ऑर्थोपेडिक्स में इम्प्लांट भी वैसे ही आते हैं, स्टेनलेस स्टील के इम्प्लांट आते हैं, टाइटेनियम इम्प्लांट्स आते हैं। तो उसके लिए, लेकिन वो चूंकि हम आयुष्मान भारत में एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकते, तो वी रिफ्यूज़ कि भाई हमारे जो पैकेज में जो इम्प्लांट है, वी कैन गिव ओनली दैट इम्प्लांट। तो ये वो पेशेंट, मेरी ख्याल से पेशेंट वो समझना नहीं चाहता कि आयुष्मान भारत में क्या है, वो ये चाहता है कि उसको सबसे अच्छा इम्प्लांट लग जाए, और इस कारण से थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। इस बारे में मैं छोटी सी बात जी अमरेंद्र जी। सर, जैसा आपने अभी बताया, डॉक्टर साहब ने बताया, जो इसमें सबसे ज़्यादा THR TKR में होता है, मतलब जो कूल्हे और हमारे घुटने का प्रत्यारोपण है, उसमें पेशेंट खुद आके बोलता है कि हमारे को बेस्ट जॉनसन एंड जॉनसन का आप महंगा वाला इम्प्लांट लगाओ जो 1.5-2 लाख का है। जब वो लगवा लेता है वो इम्प्लांट किसी अस्पताल में, फिर बाद में जाके कंप्लेंट भी कर देता है कि हमको वो पैसा वापस मिल जाए। दूसरी बात, जो पैकेज आयुष्मान में, उनका कहना है जो काम हम नहीं करते, जैसे अभी आपको बताया गया कैटरैक्ट नहीं है, कैटरैक्ट हम NABH अस्पताल में कर रहे हैं साहब, हम कहीं पे कैंप में या कोई छोटे मोटे अस्पताल में नहीं कर रहे हैं, मॉडुलर OT में कर रहे हैं। वहां पे आप
कैटरैक्ट मान लीजिए किसी का मैं जोड़ प्रत्यारोपण कर रहा हूं, उसके साथ उसको कैटरैक्ट भी है, तो जब मैं कैटरैक्ट करूंगा तो उसका तो पैसा लूंगा क्योंकि वो आयुष्मान में इंक्लूडेड नहीं है। उसमें आदमी बोलने लगता है हमसे पैसा ले लिया, तो जो बोल रहा है पैसा ले लिया उससे रसीद मांगे अपन, किसने लिया, कहां लिया, किस चीज का लिया। आखिरी पॉइंट, एम्बुलेंस ड्राइवर ने अस्पताल में लाने के पहले तुमसे पैसा ले लिया, किसी ड्यूटी डॉक्टर ने लिया, रेफरल वाले ने ले लिया, क्योंकि सबसे ज्यादा एम्बुलेंस ड्राइवर की दलाली चल रही है, सरकार इस पर अंकुश नहीं लगा पाई है, उसका ब्लेम आप हॉस्पिटल और डॉक्टर पर डालते हो, जो ठीक नहीं। अमरेंद्र साहब, आपसे एक प्रश्न मैं और चाहता हूं। अभी जबलपुर में एक दुर्घटना हुई थी और एक हॉस्पिटल में आग लग गई थी। उसके बाद बहुत सारे हॉस्पिटल्स को सरकार ने बंद कर दिया। तो वो जो निर्णय था वो हॉस्पिटल्स के लिए भी नुकसानदेह था और मरीजों के लिए भी। धीरे धीरे वो हॉस्पिटल्स खोलने लगे। क्या था मामला, क्या परेशानियां आप लोगों ने झेली और क्या सुधार किया? देखिए, उस टाइम पे तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, अस्पताल संघ दोनों का ही मैं प्रेसिडेंट था और एक साथ 140 अस्पतालों को उनने नोटिस दिया था कि हम बंद करेंगे। सबसे पहले मैं दिवंगत आत्माओं को प्रणाम करूंगा और हृदय से जो वो हुआ उसके कारण हम लोग कई रात तक खाना नहीं खा पाए, सो नहीं पाए कि ऐसा कैसे हो गया। बट उस अस्पताल को जो प्रोविजनल फायर एनओसी दी थी वो विभाग ने ही दी थी। उस अस्पताल के पहले कई अस्पतालों को भोपाल से प्रोविजनल फायर एनओसी मिलती थी। नियम के हिसाब से प्रोविजनल फायर एनओसी आप किसी अस्पताल को तभी देते हैं जब वो निर्माणाधीन होता है, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन होता है। जैसे ही उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है 6 महीने में, उसको परमानेंट फायर एनओसी चाहिए। बट आपके विभाग ने, फायर विभाग ने फायर एनओसी ऐसे ही चना मूंगफली टाइप बांटी हुई थी, बिना वहां पे सही में जांच किए। इसमें नेताओं का भी हाथ था, अधिकारियों का भी हाथ था। नेता अधिकारी को कभी कुछ होता नहीं है, वो डॉक्टरों को उन्होंने पकड़ा और उनको वो किया। बट जब फाइनली उस अस्पताल के पेपर चेक हुए तो प्रोविजनल फायर एनओसी उसके पास, उस अस्पताल के पास थी, फाइनल फायर एनओसी नहीं थी। कई अस्पताल जिनके पास प्रोविजनल फायर एनओसी थी, कलेक्टर साहब ने सबको नोटिस दिया, बोला 1 महीने में फाइनल कर लो नहीं तो बंद कर देंगे। जो लोग 1 महीने में फाइनल कर पाए, और तब वो चीज जबलपुर में शिफ्ट हो गई। जब जबलपुर में शिफ्ट हुई तो एक फायर इंजीनियर थे कुशाग्र ठाकुर साहब, जिसको सस्पेंड करके रखा था आपने, तो 15 दिन तो उसी में लग गए कि वो वापस रीइंस्टेट हुए, नहीं तो लाइसेंस कौन देता। उसके बाद जितने अस्पताल खुले हैं वो पूरे उपकरणों के साथ, एक एक अस्पताल में 10-10, 15-15 लाख रुपए का खर्चा हुआ है, पूरे उपकरणों के साथ खुले हैं और फाइनल फायर एनओसी के साथ खुले, बिना उसके नहीं खुले। क्योंकि वहां पे आपने देखा होगा कि मरीजों के साथ कई नर्सेज भी मरे, एक ड्यूटी डॉक्टर की भी डेथ हुई। तो वो हम लोग भी ऐसे एटमॉस्फेयर में काम नहीं करना चाहते। बट उस बिल्डिंग को कैसे, क्या परमिशन मिली थी, मैं उसका जानकार नहीं हूं, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं, तो मैं नहीं बता सकता। बट उसके पास भी प्रोविजनल फायर एनओसी थी और वो सिर्फ डॉक्टरों की गलती नहीं थी, उसमें बहुत सारे और बड़े बड़ी ताकतें इन्वॉल्व थी जो अभी डिस्कशन के बियॉन्ड है। ठीक है डॉक्टर साहब, कम से कम ये तो हुआ कि उसके बाद मरीजों की और डॉक्टरों की और हॉस्पिटलों की सुरक्षा बढ़ गई। मैम, महिला स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, क्या कहना है आपका? मैं डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव, पास्ट प्रेसिडेंट आईएमए और जबलपुर हॉस्पिटल में एक गायनेकोलॉजिस्ट के रूप से कार्यस्थ हूँ 35 साल से। और मैंने देखा है कि हमारी जो सर्विसेज रहती है सबसे ज़्यादा इमरजेंसी सर्विसेज रहती है, क्योंकि हमको डिलीवरी कराना पड़ता है, रात को आना पड़ता है। और अभी भी रेफ़र होकर जो पेशेंट्स बाहर से आते हैं वो बहुत ही ख़राब कंडीशन में रहते हैं। और मॉब वायलेंस के डर से प्राइवेट अस्पताल, छोटे छोटे प्राइवेट अस्पताल इन पेशेंट्स को नहीं लेना चाहते, क्योंकि वो डरते हैं कि कहीं पेशेंट मर गया तो हमारे अस्पताल को तोड़ देंगे और पूरा लोड मेडिकल कॉलेज या बड़े अस्पतालों पे जाता है। तो इस समय पे हम इस सरकार से ये चाहते हैं कि हमको कुछ सुरक्षा दिलाई जाए, या बड़े अस्पताल में कम से कम एक छोटी सी चौकी रहे जहाँ पे डॉक्टर का प्रोटेक्शन और ऐसे इस तरह का मॉब वायलेंस ना हो। क्योंकि हम ही ऐसे एक डॉक्टर्स हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जिनको हम सबसे ज़्यादा इमरजेंसी सर्विसेज में काम देना पड़ता है और सबसे ज़्यादा सीरियस पेशेंट्स जो कि डिलीवरी में, ब्लीडिंग में, एनीमिया में, कन्वर्जन में इस तरह से आते हैं कि उनको पूरी तरह हमारा बचाना हमारे लिए संभव नहीं रहता। जितना भी कर लो उतना कम रहता है और कई बार पेशेंट हमसे, हमारे हाथ से निकल जाता है, हम न चाहते हुए भी उनको नहीं बचा पाते हैं। तो सर्विसेज में हमको थोड़ा सुरक्षा चाहिए, ये हमारे सरकार से चाहिए। जो कि मैटरनल मॉर्टेलिटी पे हमारी सरकार बहुत काम कर रही है, मगर अभी भी देश के लिस्ट में बहुत पीछे है मध्य प्रदेश। मैटरनल मॉर्टेलिटी मध्य प्रदेश की अभी भी बहुत ज़्यादा है, जबकि साउथ इंडिया में केरला वेरला ने बहुत अच्छे अंक पा लिए हैं और बहुत कम मैटरनल मॉर्टेलिटी। तो हम इस सरकार से इस दिशा में और काम चाहते हैं कि वो हमको सुरक्षा प्रदान करे और मैटरनल मॉर्टेलिटी को और कम कर सके हम। मैडम, मध्य प्रदेश में तो डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट है और कोई भी यदि आपके साथ कोई बदतमीजी करता है या
आपके हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करता है, तो आपके पास एक कानून की बहुत बड़ी सुरक्षा तो है। उसके बावजूद भी रात के समय पे हम लोग को जो सुरक्षा चाहिए, इस बारे में कुछ भी काम सरकार की तरफ से नहीं है, जो कि हम चाहते हैं कि थोड़ा हमको मदद मिले कि रात के समय पे जो हम लोग डॉक्टर्स को, फीमेल डॉक्टर्स को जाना पड़ता है, वो हमको थोड़ी सुरक्षा प्रदान करे, जिसमें हमको कोई डर ना लगे, हम सीरियस पेशेंट को ट्रीट कर सके, स्पेशली प्राइवेट अस्पताल में, छोटे प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर्स काम कर सकें। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है सुरक्षा का, डॉक्टर की सुरक्षा का, क्योंकि किसी भी पेशेंट के साथ यदि कोई दुर्घटना होती है तो वो उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो डॉक्टर के ऊपर डाल देता है, ये नहीं देखता कि आखिर परेशानी थी कहाँ। मैडम, क्या चाहती हैं आप नई सरकार से? मैं डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव, मैं IVF स्पेशलिस्ट हूँ, संतानहीनता बांझपन विशेषज्ञ हूँ। मैं पास्ट सेक्रेटरी रह चुकी हूँ IMA जबलपुर की। मेरा स्पेशलिटी जो है वो है संतानहीनता का इलाज करना, और 10 से 15% जो दंपत्ति हैं वो इस समस्या से पीड़ित हैं। अभी हम बात कर रहे थे आयुष्मान भारत की। हेल्थ जो है, स्वास्थ्य एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा हो गया है, चाहे वो इलेक्शन का हो या जो भी हो, हमारा हक भी है और पब्लिक का हक है डेफिनेटली। तो आयुष्मान भारत अच्छा काम कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो अभी डिस्कस हुई, पर आयुष्मान भारत हर चीज़ को कवर नहीं कर पाया। हम चाहते हैं सरकार से कि ये संतानहीनता के इलाज में भी आयुष्मान भारत लागू हो और पब्लिक को उसकी सपोर्ट मिले, फ़ायदा मिले। एक भ्रांति है लोगों के बीच में कि जो IVF है या इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट है या दूरबीन पद्धति से जो इसके इलाज होते हैं, वो सिर्फ हाई क्लास और हायर क्लास की समस्या है, लोअर क्लास की नहीं है। जबकि ये गांव में बहुत ज़्यादा, जितने मरीज हमारे आते हैं उसमें से मेजरली जो गांव के लोग होते हैं, तो उनको इसका सपोर्ट नहीं मिलता। वो हमेशा आकर के पूछते हैं कि मैडम आयुष्मान की सुविधा है क्या, तो हमें बताना पड़ता है कि संभव ये नहीं है, तो इसको भी कवर करना चाहिए, ये ज़रूरी। क्योंकि मुझे लगता है, जो मेरी जानकारी में है, कि IVF का ट्रीटमेंट बहुत महंगा होता है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अभी ये सुविधा नहीं है, सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये सुविधा है। तो यदि आयुष्मान भारत में अगली सरकार ध्यान देती है और यदि IVF को लेके आती है, तो आपको ऐसा लगता है कि डेफिनेटली ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। बहुत सारे गांव के लोग हैं जो एक्चुअली ज़मीन वगैरह बेच करके आते हैं और इसका इलाज करते हैं। उसका कारण ही ये है कि IVF में जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो बहुत महंगी, अभी जैसे अमरेंद्र ने बताया कि जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं या मीडियम हैं या डिस्पोजेबल्स हैं, वो इतनी एक्सपेंसिव, इतनी महंगी हैं जो हमें प्रोक्योर करना पड़ती हैं कि उसका कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा होता है। हम किसी भी तरह से उनको वो प्रोवाइड ही नहीं कर सकते कि हम उसको सस्ते में कर सके। तो ये अगर सरकार प्रोवाइड कर दे और कुछ तरह से ये आयुष्मान में कवर कर दे तो उन्हें फ़ायदा होगा। ऐसा ना हो मैडम कि वो उसकी भी एक लिमिट लगा दें कि इस आपके लिए 50,000 या 60,000 रुपए, तो बात भी मान ली और उसका कोई फायदा भी नहीं। ऐसे में तो संभव नहीं है, क्योंकि एक बेसिक ट्रीटमेंट में जो एक बेसिक खर्चा होना है वो तो होना ही होगा। और जैसे ये बात है कि कोई भी पॉलिसी जब बनती है तो फिर डेफिनेटली इसमें विशेषज्ञों को इन्वॉल्व किया जाए, ताकि वो इस तरह से पैकेजेस बना सकें जो ना डॉक्टर को परेशानी हो तो मरीज को भी परेशानी नहीं होगी। मिसेस पानसे, आप कुछ पॉलिसी के विषय में अभी हमसे चर्चा कर रही थी, क्या है ये मामला? नमस्कार, मैं डॉक्टर मिसेस पानसे, डायरेक्टर अनंत हॉस्पिटल और अभी जबलपुर में स्त्री रोग विशेषज्ञ संघ की अध्यक्षा हूँ। मैं 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ। मैं 40 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। पहले 20 साल मैंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बगैर देखे और अभी के 20 साल उसके साथ देखे। 20 साल पहले हमारी स्थिति इतनी बुरी नहीं थी, वाकई में हमें भगवान का दर्जा दिया जाता था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। पता नहीं क्यों हम लोग को इस कंज्यूमर के दायरे में लेके आए। अब कंज्यूमर के दायरे में लेके आए तो भाई आप कोई सर्विस घर खरीदोगे तो उसके पैसे तो देने पड़ेंगे। फिर उसके लिए लगा कि इस पे डॉक्टरों पे कोई अंकुश नहीं हो रहा है, पैसे बहुत ज़्यादा लिए जा रहे हैं, इसलिए अब वोटों की राजनीति है देखिए, तो सारी योजनाएं लाई गई। ये एक बात हुई। तो मुझे ये कहना है कि हाफ हार्टेड ना रखे, या तो स्वास्थ्य को पूरी तरह सरकार अपने हाथ में ले ले या पूरी तरह उसको प्राइवेट कर ले। ये आधा अधूरा जो काम करते हैं ना, उसमें हमेशा प्रॉब्लम होती है। दूसरा, हम लोग 18 साल की उम्र में जाते हैं मेडिकल कॉलेज में, इतनी पढ़ाई करते हैं, इतने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं और बाहर आते हैं, इतना हमारे माँ पिताजी भी खर्चा करते हैं, तो हम भी प्रैक्टिस करते हैं, तो कुछ सोचते हैं कि अपना भी कोई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो। यदि सरकार हमसे बॉन्ड भरवाती है तो मुझे ये कहना है कि आप गाँवों में सुविधा तो दो, एक जीप दो हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए।
अच्छी सुविधा दो, और मैं कहती हूँ उन्हें डबल पैसे दो ना, तो शायद ज़्यादा डॉक्टर्स मिल जाएंगे। ये दूसरी बात हुई। तीसरा, हमारे देश में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं, और उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है कि कौन सा मेडिकल कॉलेज कहाँ कैसा चल रहा है, बस नंबर बढ़ाए जा रहे हैं। सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को मेडिकल कॉलेज बना दिया, तो मैं इसे वोटों की राजनीति ही कहूँगी। चौथी बात, डॉक्टरों की बराबरी पे नर्सेस, केमिस्ट, फार्मासिस्ट सबको लेके आ गए, और हमको बोला गया कि आप जेनेरिक नेम लिखो। तो कौन ये डिसाइड करेगा कि किस कंपनी का अच्छा है? मीन्स वहाँ फिर लेन देन चालू हो जाएगा। जो कंपनी ज़्यादा सस्ता या ज़्यादा मार्जिन देगी वो बोलेगा कि ये लेगा। अरे डॉक्टर तो कुछ भी लिख रहा है, उसे पता नहीं। तो मुझे ये कहना, ये 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे खटकती हैं। और 5वीं चीज़, जब हमारे लिए कोई कानून बने तो कुछ डिबेट तो होए, कुछ बातें तो होए। हमारे में जो खास लोग हैं, जो इसमें ज्ञाता हैं, उन लोगों को बुलाया जाए, उनसे बात करी जाए, ना कि एक डॉक्टर को विलन बना के कोई IAS ऑफिसर, कोई नेता हमारे लिए कानून बनाए। हमसे पूछे तो सही, एक पब्लिक ओपिनियन तो ले। हमें इतना ब्लैक पेंट किया जाता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं चोर हूँ, जो मैं नहीं हूँ। मैं वाकई में मरीज़ों का इलाज करना चाहती हूँ, अच्छे से करना चाहती हूँ। और मैं आपको बता सकती हूँ कि कितनी बार इन सारे लोगों ने आयुष्मान बोला, लेकिन कितनी बार मरीज के पास पैसे नहीं रहते और हम फ्री करते हैं। आई थिंक एवरीवन विल एग्री विद मी। बिल्कुल, हम फ्री करते हैं। बिल्कुल मिसेस पांसे, आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है कि जो भी सरकार अब आए और जो भी नियम कानून बनाए जाएं, उसमें हमारे इन विशेषज्ञ डॉक्टरों का जरूर हस्तक्षेप हो और जरूर इनकी सलाह मानी जाए। बताइए मैडम, आप क्या चाहती हैं अब नई सरकार से? नमस्कार, मैं डॉक्टर नीता पॉल और शिशु रोग विशेषज्ञों की जो संस्था है और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, उसकी जबलपुर ब्रांच के प्रेसिडेंट हूँ। और बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में बताना चाहूँगी कि हम अभी तक, जैसे मैडम ने बताया मैटरनल मॉर्टेलिटी, वैसे ही नियोनेटल मॉर्टेलिटी यानी नवजात शिशुओं का मृत्यु दर भी हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है कंट्री में, जो कि बहुत खेद का विषय है। तो अभी पिछले एक दशक में हर डिस्ट्रिक्ट में नवजात शिशुओं के लिए NICU खुल गए हैं, जिसको SNCU बोलते हैं अपन। तो उससे दूर दराज के गाँव से जो आते हैं नवजात शिशु बीमार या कम वजन वाले, तो उनकी इलाज में तो सुविधा हुई है, पर इनकी सुविधाओं में बढ़ोतरी की आवश्यकता है। मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और इनफ स्टाफ की ज़रूरत है। दूसरी बात टीकाकरण के बारे में, कि जैसे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में बहुत अच्छा काम हो रहा है। और अभी लास्ट में 2 नए टीके, जो निमोनिया का टीका और रोटा वायरस का टीका शामिल किया गया, जो कि काफ़ी महंगे हैं और आम जनता के पहुंच से बाहर हैं। तो इससे इन बीमारियों में कमी भी आई है। तो ये टीकाकरण कार्यक्रम बाकायदा चालू रहे, ऐसा नहीं कि सरकार बदल गई, फंड्स कम है तो फिर उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। तो ये चालू रहना चाहिए और इसमें नए टीके ऐड करना चाहिए, जैसे कि टाइफाइड हमारे यहाँ का बहुत कॉमन है, हेपेटाइटिस है, वो टीके भी शामिल करना चाहिए। और तीसरी बात कि स्कूल हेल्थ प्रोग्राम कोई एक होना चाहिए, क्योंकि बच्चों में कुपोषण और प्राइमरी लेवल के स्कूल के बच्चों में उनका हेल्थ चेकअप सरकारी स्कूलों के बच्चों का तो नहीं हो पाता है रेगुलर। और ये अधिकतर साधारण बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनको कई स्वास्थ्य समस्याएं रहती है। तो हर स्कूल में साल में 2 बार उसका प्रोविज़न हो कि स्कूल में हेल्थ चेकअप हो, ताकि इनको प्रॉपर हेल्थ सुविधाएं मिल सके, और साथ में कुपोषण का डिटेक्ट करके और उसको हेल्दी फूड और न्यूट्रिशन एडवाइस मिल सके। बिल्कुल मैडम, देश का भविष्य बच्चे हैं जो आपके हाथ में है, और आपकी सलाह सरकार मानेगी, मुझे ऐसा लगता है। सर जी, क्या कहना है आपका? नमस्कार, मैं डॉक्टर आदित्य परिहार, MD मेडिसिन हूँ मैं जबलपुर में, और अभी IMA प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हूँ करंट में। मैं सबसे पहले आप लोगों का अभिवादन करूंगा NDTV का, कि आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग के हैं, पत्रकार हैं, और आप ये जान रहे हैं कि डॉक्टरों का भी एक क्या मानसिक अभी चल रहा है, ज़रूरी है जानना इस पॉलिटिकल फील्ड में। तो हम लोग का हमेशा से ये रहा है मोटो कि हेल्थ केयर बढ़िया रहे, तो उसी के लिए हम लोग हमेशा सजग रहे, IMA सजग रही, सारे डॉक्टर सजग रहे, आप लोग हमारे तक आए। जबकि बात ये रहती है कि ये समझा जाता है कि डॉक्टर इन सब चीज़ों से बचता है, जबकि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहे। जो नई सुविधाएं आ रही हैं, जो नए नए मिशंस आ रहे हैं, जो नए नए प्लान्स आ रहे हैं, उसमें IMA की मदद, डॉक्टरों की मदद, जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं जो अपना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हैं, वो सब उस चीज़ को इंक्लूड करा जाए। अपनी अपनी ब्रांचेस की अलग अलग दिक्कतें रहती हैं, अपने अपने शहरों की अलग दिक्कतें रहती हैं। जैसे कि जबलपुर में हम देखें, अगर
अभी आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि एम्बुलेंस का जो माफिया चल रहा है जबलपुर में, शायद सारे लोग भिज्ञ नहीं है इसमें, अनभिज्ञ हैं अभी। मैं बताना चाहूँगा एम्बुलेंस ये कर रही है कि कहीं से भी पेशेंट मिल रहा है, पेरीफेरी से मिल रहा है, उसको लेकर आ रहा है, 20-25 हज़ार रुपये उसको अस्पताल दे रहा है, चाहे कैसा भी केस हो। वो एक नॉर्मल बुखार का जो 5,000 में ठीक हो सकता था या एडमिशन की ज़रूरत भी नहीं भी हो, उसको 20 से 25 हज़ार रुपये अस्पताल वाले दे रहे हैं अपने जेब से, और कैश में दे रहे हैं जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, और उन पेशेंट को वो 25 हज़ार तो देना ही देना है, साथ में और भी जो अस्पताल के खर्चे आ रहे हैं। तो एक माफिया है इसको, जिसको जानते हुए भी तोड़ा नहीं जा रहा है। इसके लिए हम लोग चाहते हैं प्रयास हों। उसके बाद मेडिकल कॉलेजेस की बात करी मैडम ने, जैसे मेडिकल कॉलेजेस इतने सारे खुल गए, लेकिन आप देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स अभी भी प्रगति करते ही जा रहे हैं। क्यों करते जा रहे हैं? क्योंकि अस्पताल, मेडिकल कॉलेज तो खुल गए हैं, लेकिन वो सेवाएं उस रूप से नहीं दे पा रहे हैं, उस प्रतिशत में नहीं दे पा रहे हैं। डॉक्टर का रेशो कम है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर का खासकर। आप MBBS पे MBBS पैदा करते जा रहे हैं और उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। इसी चक्कर में हो क्या रहा है, क्वैक्स और ज़्यादा फ्लरिश कर रहे हैं, वो और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। वो इतना गलत काम कर रहे हैं कि पेशेंट बिल्कुल टर्मिनल स्टेज पे आता है हमारे, और मरता हमारे द्वार पे, हमारे अस्पताल में। और आखिरी इल्ज़ाम, क्योंकि फेस हम लोग डॉक्टर हैं, तो नाम किसका आएगा कि डॉक्टर ने ख़राब कर दिया। तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा, हर एक सरकार को देखना पड़ेगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर पार्टी देखेगी, इसको हर साल और हर बार और जब भी चुनाव होंगे तब देखना पड़ेगा। और निश्चित रूप से आपको स्वास्थ्य के लिए आगे अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य ही बुनियाद है इस देश की, इस शहर की और हर जगह का। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब आपने कि स्वस्थ भारत ही तरक्की की राह में ले जा सकता है। बहुत सारी समस्याएं जो अभी तक हमें नहीं मालूम थी, हमारे दर्शकों को नहीं मालूम थी, लेकिन दोषी बार बार डॉक्टरों को ठहरा दिया जाता था। एक बार तो कहा गया है कि जब पेशेंट गंभीर होकर हॉस्पिटल में आता है तो ये डॉक्टर देवता लगते हैं, जब वो ठीक होने लगता है तो ये डॉक्टर उन्हें व्यापारी लगने लगते हैं, और जब वो वापस जाने लगता है स्वस्थ होकर अपने पैरों पे वो बिल देता है तो ये डॉक्टर उन्हें गलत लगने लगते हैं, चोर लगने लगते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि ये जान आपकी यही डॉक्टर बचाते हैं। हम उम्मीद करेंगे अगली सरकारों से कि इन विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह से नई नीतियां बनाई जाएं और मध्य प्रदेश को स्वस्थ रखा जाए। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, NDTV के लिए।